हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि बेहतर चल रही होगी। उसी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के संबंधित मॉडल पेपर 5 हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉडल पेपर कर चुके हैं, जो चैनल पर पहले से लोड है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज हम लोग मॉडल पेपर 5 पर बात करेंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसके साथ साथ उससे संबंधित कुछ अदर फैक्ट्स देखेंगे, जो उससे रिलेटेड होते हैं और परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या जैसलमेर में? तो पुष्कर अगर मेले की बात की जाए तो पुष्कर मेला जो है, एक तरह से कहा जाए एक पशु मेला है। एक पशु मेला है। पशु मेला है, खास तौर पर ऊंट या ऊंटों का, एक तरह से ऊंटों का सबसे बड़ा मेला होता है। और जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है? राजस्थान के अजमेर में इसका आयोजन किया जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पुष्कर मेला है या पशुओं का मेला है, और खास तौर पर ऊंटों का सबसे बड़ा, यानी एक तरह से भारत में यह मेला ऊंटों के लिए सबसे बड़ा मेला कहलाता है। तो इनसे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी यानी ऊंट मेले में से एक है। पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेले के रूप में जाना जाता है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के अलावा बस्ट, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता, दुल्हन प्रतियोगिता, ऊंट दौड़ और अन्य प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में, जैसलमेर में? तो अगर आजाद हिंद फौज की बात की जाए तो आजाद हिंद फौज जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित की गई थी अक्टूबर 1943 में। इसका गठन कब किया गया था? अक्टूबर 1943 में इसका गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इस फौज में एक तरह से कहा जाए 3 रेजिमेंट बनाई गई थी। जवाहर रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट और महिलाओं के लिए एक अलग से रेजिमेंट बनाई गई थी, जिसे रानी लक्ष्मी बाई रेजिमेंट कहा गया था। यही क्वेश्चन पीसीएस 2020 या 21 में पूछा गया था कि आजाद हिंद फौज के द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी रेजिमेंट बनाई गई थी? तो वह थी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई गई थी। और आजाद हिंद फौज की स्थापना अक्टूबर 1943 में की गई थी। और इसके संस्थापक सदस्यों में से आज सुभाष चंद्र बोस थे। और इसका गठन जो किया गया था सिंगापुर में किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना अक्टूबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जे वाले सिंगापुर में की गई थी। और इसे जापानी साम्राज्य की कठपुतली राज्य माना जाता था। यह 1940 के दशक में भारत के बाहर शुरू हुए राजनीतिक आंदोलन का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए धुरी शक्तियों के साथ गठबंधन करना था। 21 अक्टूबर 1943 को स्थापित सरकार सुभाष चंद्र बोस की अवधारणाओं से प्रेरित थी, जो सरकार के नेता और राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सेल प्रसिद्ध है स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए या अवरक उत्पादन के लिए? तो सेल जो है यह भारत की
पूर्ण स्वामित्व वाली एक स्टील कंपनी है। वर्ष 2010 में वर्ष 2010 में सेल को महारत्न कंपनी का क्या किया गया, दर्जा दिया गया। और सेल जो है या स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक तरह से कहा जाए जो सेल कंपनी है या स्टील उत्पादन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ए वाला, स्टील उत्पादन के लिए। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पाद करने वाली कंपनी है। यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। कंपनी में घरेलू निर्माण, इंजीनियरिंग, बिजली, रेलवे, मोटर गाड़ी और सुरक्षा उद्योगों तथा निर्यात बाजार में बिक्री के लिए मूल तथा विशेष दोनों तरह के इस्पात तैयार किए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। यह भारत सरकार की पूर्णतः स्वामित्व प्राधिकरण है। यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी इसे अगर इंग्लिश कहें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को महारत्न कंपनी का दर्जा सन 2010 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, हेरनी बीबीएन डिरोजियो या केशव चंद्र सेन। तो सती प्रथा एक तरह से कहा जाए भारतीय समाज में फैली एक कुप्रथा थी जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में लगाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में पूर्ण रूप से सती प्रथा पर एक तरह से कहा कानूनी रूप से सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अगर भारतीय समाज सुधारकों की बात की जाए तो भारतीय जो समाज सुधारक थे इनमें सती प्रथा का सर्वाधिक अगर किसी के द्वारा विरोध किया गया था तो वह कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। यानी राजा मोहन राय जो थे सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया गया था। कहा जाता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था, इसमें जो सहयोग किए थे वह कौन किए थे? राजा मोहन राय के द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया गया था। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। राजा राम मोहन राय अपनी पत्रिका संवाद कमोदी में इसके निषेध की वकालत करते हुए लेख लिखा करते थे। राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन से इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कई प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दबाने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांदार शाह या अब्दुल्ला खान। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी और कहा जाता है कि 1857 यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसी में जो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम बादशाह था जफर, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, इनको बर्मा निर्वासित कर दिया गया और जहां पर
1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से अगर कहा जाए, जो अ- अंतिम मुगल शासक था वह कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। अगर बहादुर शाह जफर की बात की जाए तो ये 1837 से 1837 से 1857 तक का 1857 तक का भारत की, यानी एक तरह से कहा जाए, मुगल गद्दी पर बैठने वाले अंतिम शासक थे। आइए इनसे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक का थे। वह एक नाम मात्र का सम्राट था, क्योंकि मुगल सम्राट केवल नाम मात्र का ही अस्तित्व में था और उसका अधिकार केवल पुरानी दिल्ली यानी जहानाबाद की दीवारों वाले शहर तक ही सीमित हो गया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें दिल्ली से निर्वासित कर दिया। जफर का देहांत या एक तरह से मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून, वर्तमान में बर्मा या म्यांमार में निर्वासित के दौरान निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का आरंभ किस सन में हुआ था? वर्ष 1953, वर्ष 1853, वर्ष 1895, वर्ष 1858। तो भारत में अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे की शुरुआत जो थी लॉर्ड जनरल या जनरल गवर्नर डलहौजी के दौर में, यानी डल हौजी के दौर में डलहौजी के दौर में भारत में रेलवे की शुरुआत मानी जाती है। भारत में अगर रेलवे की जो प्रचलन था या जहां पर शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1853 में की गई थी, यानी भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी। पहली बार रेलवे जो थी मुंबई से थाने, यानी मुंबई से मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जिसकी दूरी, यानी ये कितनी दूरी तय की थी, तो 34 किमी यानी 34 किलोमीटर दूरी या तय करी गई थी। किसके शासनकाल में शुरू हुई, तो ये भी ध्यान रखना, डलहौजी के। कब शुरू हुई? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक। और इसकी अगर कभी कभी दूरी पूछ लेता है तो यह 34 किलोमीटर की पहली बार सफर तय की थी। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कुछ। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत 1853 में की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन बोरी बंदर यानी बॉम्बे और थाने के बीच 34 किमी दूरी तय की थी। इसे साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों के द्वारा संचालित किया गया था और इसमें 13 डिब्बे लगे हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर या आगरा? तो उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा जो है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1875 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अकबर ने अपने किसके उपलब्ध में करवाया था? तो गुजरात गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसके द्वारा करवाया गया था। अब ये सवाल उठता है कहाँ करवाया गया था, तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया गया था। जिनमें हमें 3 पॉइंट को तो जरूर याद रखना है। किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1875 में करवाया गया था। किसके किसके उपलब्ध में करवाया गया था? तो गुजरात विजय की ये उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा कराया गया था। और कहाँ कराया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण महान मुगल सम्राट अकबर ने 1875 में, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम सुधार कर लेते हैं।
1575, यहाँ 1875 नहीं है, 1575 में 1575 में इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यह लाल और बफ बलुआ पत्थर से बना है और सफेद और काले संगमरमर की नक्काशी और जड़ाई करके पूर्ण किया गया है। बुलंद दरवाजे के मध्य भाग पर एक शिलालेख अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और व्यापक सोच पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? प्रयागराज या इलाहाबाद में, गोरखपुर में, कौशाम्बी में या सारनाथ? तो उत्तर प्रदेश में अगर चौखंडी स्तूप की बात की जाए तो इसका निर्माण गुप्त पीरियड में कराया गया था, यानी इसका निर्माण गुप्त पीरियड में करवाया गया था। चौथी या पांचवी शताब्दी में, चौथी या पांचवी शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण बुद्ध के, जहां पर पहली बार 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे, उसी के उपलक्ष्य में चौखंडी स्तूप का निर्माण कराया गया था और 5वीं या 6वीं शताब्दी में कराया गया था। तो कहां पर यह स्थित है? तो सारनाथ। सारनाथ मतलब वाराणसी में यह स्थित है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। यह गुप्त काल के समय चौथी या पांचवी शताब्दी ईस्वी में की अवधि में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों को यहीं पर मिले थे और उपदेश दिए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। यह उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां बोधगया से सारनाथ की यात्रा के समय भगवान बुद्ध और उनके पहले शिष्य मिले थे। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जून 2019 में चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, सूरत, जयपुर या नागपुर? तो भारत का मैनचेस्टर की अगर बात की जाए तो भारत का मैनचेस्टर जो है या अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यानी यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यूपी का जो मैनचेस्टर है वह कानपुर को कहा जाता है। यूपी का जो मैनचेस्टर है कानपुर को कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो भारत का जो मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह शहर ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर के प्रसिद्ध सूती वस्त्र केंद्र के कारण जाना जाता है। यह शहर भारत में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक शहर है। इस शहर को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस, कलाम आजाद। तो इलेक्ट्रॉन की अगर खोज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 ईस्वी में की गई थी। 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। आइए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक विद्युत आवेश है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक प्रोटॉन का 1/1836वां का 8वां हिस्सा होता है। एक परमाणु में अगर बात की जाए, परमाणु में 3 अणु होते हैं। परमाणु
3 अणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के बाह्य कक्षा पर चक्कर लगाता है और वह कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यही कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कैसी आवृत्ति होती है या उस पर कौन सा आवेश होता है, तो उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये हमें काफी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।